चैप्टर 35। यहाँ के लोगों के पास दिल नहीं है। अगर किसी को कुछ हो भी जाता है तो यहाँ किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना कहकर आराम और अपने घर के अंदर चल दिया, लेकिन कुछ कदम लेते ही वो गिर गया। ये देख सिया और राघव उसके पास आए और उसे उठाने के लिए जैसे ही उन दोनों ने उसे हाथ लगाया तो देखा उसका शरीर बुखार से तप रहा है। आरव, तुम्हें तो बुखार है, सिया ने चिंता से कहा। उस पर आरव हंसते हुए बोला, डोंट वरी, मैं इससे मारूंगा नहीं। वह अपने आप को संभालता हुआ खड़ा हो गया। जैसे ही वो आगे बढ़ने लगा, उसकी शर्ट का एक भाग खिसक गया और उसकी पीठ दिखाई देने लगी जो घावों से भरी हुई थी। घावों को देख कर सिया शौक रह गई। उसके दिमाग में शौर्य की दिखाई हुई फिल्म चलने लगी। उसने तुरंत आरव का हाथ पकड़कर कहा, तुम मेरे साथ अभी हॉस्पिटल चल रहे हो। अब मना करने वाला था तो सिया ने उसे घूरते हुए देखा। अरब का चेहरा पीला पड़ गया। उसने अचानक से अपना हाथ झटक दिया और कहा, मुझे मत छुओ। सिया अरब की झटका के से गिरने वाली थी, तभी राघव ने उसे पकड़ लिया। उसकी ठंडी निगाह अब पर ठहर गई। सिया ने ध्यान नहीं दिया और अब की चिंता करते हुए बोली, अब मेरी बात सुनो, तुम्हें अभी हॉस्पिटल की नीड है। प्रारंभ उसने कोई जवाब नहीं दिया। हारकर सिया ने कहा, ठीक है, यदि तुम मेरे साथ अभी हॉस्पिटल चलाते हो तो मैं तुम्हें गीतिका की मौत का असली कारण बताऊंगी। ये सुनकर अरब का शरीर अकड़ गया। लगभग आधे घंटे बाद इमरजेंसी रूम के बाहर सिया मास्क लगाए डॉक्टर का इंतजार कर रही थी। राघव भी उसके साथ था। उसकी चिंतित भाव को देखकर वह बिना पूछे रह ना सका, तुम उसके लिए इतना क्यों कर रही हो? वैसे तो सिया उसको इन सब के बारे में बताना नहीं चाहती थी। उसने बस इतना ही कहा, मैं गीतिका को जानती हूँ, मैं कम से कम इतना तो कर ही सकती हूँ। राघव ने उसकी ओर देखा और उदासीनता से कहा, तुम उसे नहीं बचा सकती। तुम किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं बचा सकती, खुद मारना चाहता हो। इससे पहले कि सिया राघव के शब्दों का अर्थ समझ पाती, डॉक्टर आगे और बोले, अगर वह तुम्हारा दोस्त है तो मेरा सुझाव है कि तुम पहले पुलिस को बुलाओ। ये कहते हुए डॉक्टर की आवाज में बहुत गुस्सा था। वह बोला, जिसने भी यह सब किया है वो बहुत क्रूएल है। मुझे यकीन नहीं होता आज के दौर में भी इंसानों के साथ ऐसा व्यवहार किया जा सकता है। सिया के दिल में एक टीस उठी। उसने डॉक्टर से पूछा, क्या मैं उसकी रिपोर्ट देख सकती हूँ? डॉक्टर ने उसे अरब की रिपोर्ट थमा। सियानी पन्ना खोल, उसे पर लिखे शब्दों ने उसकी आंखों में आ गए। उस रिपोर्ट में आरव के साथ हुए अमानवीय अत्याचार का संक्षिप्त वर्णन था। सिया और आगे रिपोर्ट को नहीं पढ़ सकी। वो हॉस्पिटल की भीड़ में भी खुद को अकेला महसूस कर रही थी। बस ने अपना सर नीचे कर लिया। राघव उसको ऐसे नहीं देख सका। उसने सिया के कंधे पर हाथ रखा और कहा, क्या तुम उसे बचाना चाहती हो? ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। लगभग 10 मिनट बाद राघव और सिया दोनों उसे रूम में दाखिल हुए जहां आरव था। तब तक सिया ने अपने इमोशंस पर कंट्रोल पा लिया था। राघव के शब्दों ने उसे घुटन भरे अंधेरे से वापस खींच लिया और वह आखिरकार उसकी खाने का मतलब समझ गई। आज भी अब को खोजना नहीं जाती तो उसे कल उसकी मौत की खबर मिल सकती थी। वह उन लोगों के हाथ मारने वाला था। जब वह दोनों कमरे में पहुंचे तो अब पहले से ही जगा हुआ था। उन्हें देखकर उसके चेहरे पर एक खुशी की चमक दौड़ गई। सिया धीरे से बोली, शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया। अब अभी केवल 19 साल का था। जब गीतिका को जेल भेजा गया तब वह सिर्फ 16 साल का था। 16 साल की उम्र में उसने अपने कंधों पर इतनी जिम्मेदारियां का बोझ उठा लिया था। कानूनी तौर पर काम करने के लिए बहुत छोटा था। उसने खुद का और अपनी मां का भरण पोषण करने के लिए कचरा बीन कर गुजारा किया था। जब वह वयस्क हुआ तो उसने कई नौकरियां की, लेकिन किसी शैक्षिक डिग्री के बिना।
उसकी कम के ऑप्शन सीमित थी, जिस कारण उसकी कमाई भी उसकी माँ की इलाज की खर्चों और घर की जिम्मेदारियां के लिए पूरी नहीं थी। इसलिए उसने इस तरह के बार में काम करना शुरू किया जहां कुछ अमीर लोग अपने एंटरटेनमेंट के लिए किसी दूसरे के साथ खिलवाड़ और टॉर्चर करते हैं, बदले में उन्हें अच्छा पैसा देते हैं। अब को भी यह ऑप्शन सही लगा, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि उसे इतने लंबे समय तक टॉर्चर किया जाएगा। लेकिन अपनी माँ को याद करते हुए उसने सब सह लिया। मैं जानता था अगर उसे कुछ हो गया तो उसकी माँ भी नहीं बचेगी। अब खुद को रोक नहीं सका। पहले तो वह खामोश आंसू बहाने लगा, फिर वह पूरी तरह से अनकंट्रोल होकर सिसकियां लेने लगा। बरसों के दबे हुए इमोशंस आखिरकार बाहर आ ही गई। सिया ने अब को रोते हुए देखा, उसकी भी आंखें लाल हो गई। उसने बिना कुछ कहे अपना हाथ उसके कंधे पर धीरे से थपथपाया और एक गहरी सांस लेते हुए कहा, अब से तुम मुझे अपनी बहन समझ सकते हो, मेरे पास केवल मेरी दादी है। काफी देर बाद आरव ने खुद को शांत करते हुए कहा, तुमने प्रॉमिस किया था तो मुझे बताओ कि कृतिका की मौत कैसे हुई। जैसा तुमने कहा मैं वैसा किया, अब बताओ। सिया ने उसकी बात सुनकर अपना सिर हिलाया और कहा, मैं बताऊंगी लेकिन अभी नहीं। जब सब कुछ खत्म हो जाएगा सिया इस सब बता देगी, लेकिन अभी के लिए वह अब को जिंदा देखना चाहती थी। उसे देखते हुए उसे असहाय लड़की की परछाई दिखाई दी जो वह खुद थी कभी। लेकिन अब सिया की कंडीशन अब से बेहतर थी, क्योंकि उसके पास उसकी दादी थी और राघव भी था। वो राघव की ओर देख मुस्कुराई और बोली, मिस्टर शेखावत, आज से मेरी फैमिली में एक और सदस्य जुड़ गया है। सिया की बात पर राघव थोड़ा निराश हुआ। उसे अपने सीने में कुछ भारीपन सा महसूस हुआ। वह नहीं जानता था ऐसा क्यों हो रहा है, पर वह खुश नहीं था। ऐसा लग रहा था जो अभी सिया ने बोला आरव के लिए, वो अपने लिए भी वही सुनना चाहता है। तभी सिया ने कहा, शेखावत, क्या आप मुझे बता सकते हैं पहले कौन है जो अब के पीछे पड़े हुए हैं? राघव ही वो पसंद था जिसने आरव को ढूंढ था, तो जाहिर है उसे उसके बारे में सब पता होगा। राघव ने उसे एक नज़र देखा और कहा, उन्हें मैं देख लूंगा, तुम बस उसे संभालो। जिस पर सिया ने अपना सर ना में हिलाया और कहा, नहीं, इसमें आप शामिल मत हो। इसका आपसे कोई लेना, इससे तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम्हें ही हक है सही के लिए खड़ा होने का? राघव ने चिढ़ते हुए उससे पूछा। सच तो ये है, अगर सिया इस मामले पर जोर न देती तो वो आरव को एक नज़र देखता भी नहीं। उसके लिए अब चींटी सामान था जिसे वो जब चाहे तब पैरों तले कुचल सकता था। लेकिन अभी वो सिर्फ सिया की वजह से उसे इग्नोर कर रहा था। वही सिया को इस बारे में कुछ नहीं पता था। मैं बस नहीं चाहती थी कि राघव इसमें बहुत ज़्यादा शामिल हो। उसके लिए राघव एक ऐसा इंसान था जिसने पूरी तरह से खुद को रिसर्च को सौंप दिया है और वो सोने फील्ड में रेपुटेड इंसान है। वो नहीं चाहती थी इन सब का असर राघव की जिंदगी पर पड़े। मिस्टर शेखावत, में नहीं चाहती आप इन सब में पड़े। ये सब आपके लिए सही नहीं है। सिया की बात सुन राघव हंसना चाहता था, लेकिन वो हंस नहीं पाया। पर वो खुद से पूछने से रोक न सका, क्या मैं अच्छा हूँ? उसने खुद को एक जोक महसूस किया। ये बेवकूफ़ लड़की मुझे कितना अच्छा समझती है। तभी उसके होठों पर एक शरारती स्माइल आ गई और सोचा, जब उस लड़की को पता चलेगा मैं असल में कौन हूँ तब क्या होगा। तभी सिया का फ़ोन बज उठा। जाना पहचाना नाम देखकर उसके चेहरे पर कोल्डनेस आ गया। हेलो, सिया ने कहा। कबीर को उम्मीद नहीं थी सिया पहली रिंग में ही उसका फ़ोन उठा लेगी। हाँ बोलो, सिया ने कहा। क्या तुम वापस आ सकती हो? हमें एक अर्जेंट मैटर पर बात करनी है, कबीर ने झिझकते हुए कहा। हो, क्या तुम लोगों ने अपना मन बना लिया है? क्या तुम लोग मेरी शर्तों पर राजी हो? सिया ने कबीर से पूछा, जिसे सुनकर कबीर एक पल के लिए शांत हो
गया और बोला, तुम घर आओ, बैठकर बात करते हैं। कबीर ने फ़ोन कट दिया। ये सुनकर सिया के चेहरे पर स्माइल आ गई। बस ने राघव को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, देखा, मैंने तुमसे कहा था ना, वो लोग जल्द ही मान जाएंगे। राघव उसकी ये स्माइल और उसकी बात सुन परेशान होने लगा। उसने बोला, अगर तुम हंसना नहीं चाहती हो तो मत हंसो। सिया की हंसी गायब हो गई। उसकी आंखों में हजारों इमोशन उमड़ने लगे, पर खुद को संभालते हुए बोली, नहीं मिस्टर शेखावत, मैं वाकई में खुश हूँ। मुझे कोई आश्चर्य नहीं है। मुझे पहले से ही पता था कि वो यही फैसला लेंगे। उसके बाद उसने राघव से नजरें चुराते हुए डॉक्टरों और नर्सों से संपर्क करके उन्हें अब पर नज़र रखने के लिए कहा। फिर मैं दादी के कमरे में गई और उन्हें आरव के बारे में बताया और उसका ध्यान रखने के लिए कहा। फिर उसने राघव की ओर देखते हुए कहा, मिस्टर शेखावत, अब मुझे वापस जाना होगा। मैंने हाल के दिनों में आपको बहुत परेशान किया है ना। डोंट वरी, जब सब फाइनल हो जाएगा तब मैं आपको सेलिब्रेशन के लिए ट्रीट दूंगी। ये कहकर वो जाने लगी। तभी राघव ने कहा, रुको सिया, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। सिया को मल्होत्रा निवास पर छोड़ने के बाद राघव तुरंत नहीं गया। वह मल्होत्रा निवास की ओर देखने लगा। अंदर पूरा मनुष्य परिवार मौजूद था। जैसे सिया ने दरवाजे पर कदम रखा, सभी की नजरें उसे पर टिक गई। ये देख, सिया मुस्कुराई और बोली, लगता है आप लोगों ने फैसला कर लिया है, तो चलो शुरू करते हैं। सिया, सुप्रिया खुद को रोक नहीं पाई और कुछ बोलने के लिए खड़ी हो गई, लेकिन सिया ने उसे रोक दिया और कहा, मिसेस मल्होत्रा प्लीज इमोशनल कार्ड मत खेलिए। अब हम सिर्फ एक डील की दो पार्टी हैं। सुप्रिया को दिल में दर्द सा महसूस हुआ। उस समय जब उसे पता चला कि सिया मोहन की फैमिली में परेशान थी, तब वैसे घर लाना चाहती थी और उसकी देखभाल करना चाहती थी, लेकिन कोई भी यह अंदाजा नहीं लग सकता था कि चीज़ इस तरह बदल जाएगी। वह वास्तव में उसके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहती थी, लेकिन काव्या को उन्होंने खुद से पाला पोसा था और उसकी कमजोर हेल्थ को देखकर उन्होंने सिया को धीरे धीरे नफरत की खाई में धकेल दिया। आज फाइनली सुप्रिया को अपने नज़रअंदाजी और सिया की नफरत का एहसास हुआ। उसने धनराज से कहा, धनराज, मैं अपनी बेटी की शादी विहान सिंह से नहीं करूंगी। भूल है उस डील को। जैसे ही सुप्रिया ने ये कहा, कबीर, शिवान और वीर तीनों खड़े हो गए। डैड, मॉम सही कह रही है, आप इस दिल को भूल जाएं, मैं कोई और रास्ता निकल लूंगा। हाँ डैड, मैं भी अपने कलीग प्रोफेसर से बात करूंगा और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल लूंगा, शिवान ने कहा। डैड, कोई और रास्ता निकल लेंगे हम मिलकर, वीर ने भी कहा। सिया को अब समझ नहीं आ रहा था, जब सब फाइनल हो गया है और उसे यहाँ डील के लिए बुला लिया गया है, तो अब नाटक का क्या मतलब। उसे मतलब नहीं था कि वो सब दिखावा कर रहे हैं या सच बोल रहे हैं। अब बस उसे एक ही बात समझ आती थी कि उसे अब मल्होत्राज से सारे रिश्ते तोड़ने हैं। वही धनराज ने जब ये सुना तो उसने सिया को देखा। जिस दिन से सिया इस घर में वापस आई थी, वो उस दिन से उसे नापसंद थी। उसके अनुसार सिया गरीब परिवार में पाली बड़ी मामूली लड़की थी, जिसकी कोई इज्जत नहीं थी। अब सालों बाद जब उसने उसे देखा तो महसूस किया कि उसकी यह बेटी पूरी तरह से उसके लिए अजनबी है। उसकी आंखों में अब डर नहीं है जो पहले हुआ करता था, इसकी बजाय उसकी आंखों में उसके लिए उपहास था। उसकी आंखों में आग है। अब क्या होगा आगे जानने के लिए सुनते रहिए मेरी कहानी का अगला एपिसोड और कमेंट करके बताइए मेरी स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।